दर्शकों, द लीगल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। ये दोनों ही कानूनी पहलू बहुत अहम हैं। एक देता है राहत तो दूसरा सिखाता है कानून का सम्मान करना। जी हाँ, यानी कि अब कोर्ट किसी भी केस को पूरी तरह से खत्म कर सकता है या किसी के भी खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्यवाही कर सकता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है हमारा आज का मुद्दा यानी क्वेश्चनिंग और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है हमारी खास मेहमान एडवोकेट जूही अरोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि क्वेश्चनिंग और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनके मतलब भी अलग अलग हैं। अगर आप मुझसे पहले पूछ रहे हैं क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगी एफआईआर हम सबको पता है कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो किसी भी जब क्राइम घटित होता है उसके बाद लॉन्च होती है। उस एफआईआर को क्वैश कराने का, खारिज कराने का जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। तो ये आप समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं एफआईआर हो गई है तो अब इसको बंद करा दें। एफआईआर बंद नहीं हो सकती। अगर एफआईआर हुई है तो वो या तो सिर्फ क्वैश होगी या फिर वो ट्रायल में जब एफआईआर जाएगी और पूरी आगे की कानूनी प्रोसीजर फॉलो होगा तभी उसका निर्णय आता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे लोगों को लगता है कि हम अपना जो हमारे पे एफआईआर हुई है हम उसको नहीं चलाना चाहते और हमें उसके कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मैं आगे शो में आपको बताऊंगी, तो उस केस में आप जो है एफआईआर क्वैशिंग की प्रक्रिया ले सकते हैं। तो ये है आपके एफआईआर क्वैशिंग। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो कंटेम्प्ट आई थिंक मुझे लगता है अपने आप में शब्द बहुत कुछ बयां करता है कि आप किसी भी चीज़ की उल्लंघना करते हैं। अगर आप अपने दायरे से जाके अगर आप कोर्ट को आप बेइज्जती करते हैं कोर्ट की, आप कोर्ट की के बारे में गलत बोलते हैं या वहाँ उसकी अनादर करते हैं, तो उस चीज़ के आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट इशू करा जा सकता है। जो जज जो है आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट इशू कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे मैम कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो है वो कोर्ट से क्वेश्चनिंग की मांग कर सकती है? देखिए, क्वेश्चनिंग की मांग कभी भी करी जा सकती है। इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि आपके अगेंस्ट अगर आज एफआईआर हुई है तो आप कल जाके एफआईआर नहीं क्वैश करेंगे तो आगे नहीं कर सकते। किसी भी स्टेज पे एफआईआर की क्वेश्चनिंग की डिमांड करी जा सकती है। ये एक इनहेरेंट पावर्स है। 482 जो सीआरपीसी होता था अब उसे 582 बीएनएस कहते हैं। उस केस बीएनएस उसमें उसके आधार पे आप जो है कोर्ट से क्वेश्चन की याचिका लगा सकते हैं और कोर्ट उस याचिका पे आपको जो है ऑर्डर पेश कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो कि अपने आप में वो है कि आपका कानूनी जो प्रक्रिया है आपकी एफआईआर के बाद आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसी के तहत एक याचिका दायर होती है। ओके तो क्या एफआईआर या फिर चार्जशीट को कोर्ट द्वारा क्वैश किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? जी बिल्कुल, कोर्ट द्वारा ही एफआईआर को क्वैश करा जा सकता है। और इसमें भी मैं बताना चाहूँगी ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है। अच्छा। क्योंकि हमारी हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती है, उसी के तहत आप जो है उस याचिका आप फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट में ही आपको फाइल करनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कुछ आधार हैं कि आप किस वजह से एफआईआर क्वैशिंग में जा सकते हैं। पहला ये कि अगर आपको लगता है पढ़ते के साथ ही प्राइमा फेसाई एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं, जो उसमें एलिगेशंस लिखे गए हैं, क्या वो एक्चुअली में एक ऑफेंस कंस्टिट्यूट करते हैं कि नहीं जी, या सिर्फ एक एलिगेशंस ऐसे ही लिख के आपके अगेंस्ट आपकी कंप्लेंट हुई और उस पर एफआईआर हो गई। करेक्ट। तो ऐसे केसेस में भी आप एफआईआर क्वैशिंग कर सकते हैं। ओके। दूसरा या फिर अगर वो कॉन्स्टिट्यूट कर भी रहा है अगर ऑफेंस एलिगेशंस जो हैं, क्या लेकिन उसके पास एविडेंस है, प्राइमा फेसाई कोई एविडेंस है उसमें कि आप एफआईआर आगे बढ़ाएं उस पर, तो उस केसेस में भी आप जो है एफआईआर क्वैशिंग मांग सकते हैं। तीसरा, अगर आपको लगता है कि एफआईआर के कंटेंट्स पढ़ के कि ये सिविल केस को क्रिमिनल में कन्वर्ट करा जा रहा है, जो कि बहुत कॉमन है, तो भी आप जो है एफआईआर क्वैशिंग मांग सकते हैं कोर्ट से। तो कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरती से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एक लैंडमार्क जजमेंट है उसमें बताया हुआ है कि किन किन परिस्थितियों में आप जो है एफआईआर क्वैशिंग मांग सकते हैं कोर्ट से। ओके तो भारत की बात करें तो भारत में हाई कोर्ट के पास क्वैशिंग को लेकर क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? देखिए, अगर आपकी याचिका हाई कोर्ट जाती है तो कोर्ट उसमें एनालिस करता है। कोर्ट जो है स्टेट से एक रिपोर्ट मांगता है कि आपका क्या कहना है ऐसे याचिका पे जो आपके अगेंस्ट दाखिल हुई है कि ये
एफआईआर क्वैश क्यों करी जी। जाए, उसमें स्टेट अपना अपना जवाब देती है। कोर्ट दोनों पहलों को, पक्षों को सुन के और प्राइमा फेसाई ये देख के कि क्या इस एफआईआर से कोई भी एलिगेशंस ऑफेंस की तरफ कंस्टिट्यूट होते हैं, और वो सारे अपने जो पॉइंट्स हैं उसको दिमाग में कंसिडरेशन करते हुए कोर्ट निर्णय लेता है कि इस ऐसे केसेस में एफआईआर खारिज करी जाए या नहीं करी जाए। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही रिसेंट एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोई स्नेक वेनम केस था अभी जो सुप्रीम कोर्ट से किसी बड़े यूट्यूबर का भी क्वैश हुआ। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट एक एफआईआर ऐसी जगह हो गई है जहां आपने क्राइम आपके अगेंस्ट जबरदस्ती बनाया गया है या इनरीजनेबल है, फेक है, तो ऐसे केसेस में भी जो है आप एफआईआर क्वैशिंग आपको रास्ता अपनाना चाहिए। ओके और अब बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी हम कह सकते हैं? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब भी सुओ मोटो भी लिया जा सकता है कोर्ट से, अगर कोर्ट को लगता है कि आप किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट करते हैं। अच्छा। कंटेम्प्ट भी हमारे यहाँ दो प्रकार के हैं, जैसा कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अच्छा। तो सिविल कंटेम्प्ट है जो आपका जब आप किसी कोर्ट के ऑर्डर्स को उल्लंघना करते हैं। अगर आपको कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है कि आपको विलफुली आपको अगली डेट पे अपेयर होना है, आप बाउंड हैं उस डेट पे अपेयर होने के लिए कोर्ट में, या आपको कोई कागज पत्र आप कोर्ट में दे रहे हैं उसमें आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत सी सारी चीजें, तो आप कंटेम्प्ट होता है वो। बेसिकली आपने कुछ भी स्टेटमेंट दी जो कोर्ट को के अगेंस्ट है या कोर्ट की डिसऑर्डर है या डिसरिस्पेक्टेबल है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट में माना जाता है ऐसे केसेस में। और दूसरा है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जहां आपके एक्शंस ये प्रूव करते हैं या आप कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके काम कार्रवाई में आप बीच में रोक में हलन डालें, तो उस केसेस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी माना जाता है। देखिए, बहुत ही हम आज की डेट में हम आए दिन खबर पढ़ते रहते हैं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है इशू, और उन केसेस में जहाँ पे लोग जाते हैं कोर्टों के अंदर और कोर्ट में जजेस को उठा के कुछ मारते हैं या कोई पत्थर फेंक दिया, तो ये सब चीज़ें क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जहां आपके प्यूनिटिव एक्शंस जो हैं वो आपके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठाई जाती है, आपको जेल तक हो सकती है ऐसे केसेस में, वो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की श्रेणी में आते हैं। ओके बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पर ये कि आपने बता दिया कि सिविल क्या है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, अगर सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी यहाँ पे कर दी जाती है, तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर में आता है? बिल्कुल आता है। आप जुडिशरी की अगर आप उल्लंघना कर रहे हैं, जो एक हमारा स्तंभ है हिंदुस्तान में, तो ऑब्वियसली आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें हाल ही फिलहाल में हम देख सकते हैं कि किस तरह के बुक्स में, एनसीईआरटी के बुक्स में जुडिशरी के करप्शन पे बात उठी गई थी, जिसपे चीफ जस्टिस ने खुद सुओ मोटो एक्शन लेके उन किताबों में ये वाले टॉपिक्स को रिप्लेस कराया गया जी। तो देखिए, कहीं भी अगर आप बोल रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, अंडर द सन आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक कहीं ना कहीं आप उल्लंघना कर रहे हैं कंटेम्प्ट की। और इस तरीके से हम समझते हैं इस बात को कि आपको ये नहीं कि आप कोर्ट में खड़े होके ही सिर्फ आप कंटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कोर्ट से बाहर भी आप कंटेम्प्ट कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में कोर्ट जो है सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम कोर्ट के अंदर हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अगर हम बाहर भी किसी के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पर या वैसे भी किसी को कुछ कहते हैं तो वो भी कंटेम्प्ट के हिस्से में ही आता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाए, तो इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है? मैं समझ रही थी कि ये टॉपिक जरूर उठना चाहिए, क्योंकि जहां हम बात करते हैं कंटेम्प्ट की, तो ऑन द अदर साइड हम बोलते हैं कि हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। ये शब्द अपने आप में ये कहता है कि आप कुछ भी कहीं भी आप बोलेंगे तो वो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की श्रेणी में आके आप अपना बचाव नहीं रख सकते। कुछ भी चीज़ जो कोर्ट के लिए दायरे में रह के बोली जाए वो ही अपने आप में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में आती है। देखिए, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट्स इज नॉर्मल। अगर आप कोई जजमेंट आपके सामने आता है किसी जज साहब का, आपको नहीं समझ आता वो जजमेंट, उसका फेयर क्रिटिसिज्म आप अपील में जा सकते हैं, उसके लिए बोल सकते हैं कि नीचे कोर्ट से मुझे ये ऑर्डर अच्छा नहीं मिला, इसमें ये कमियां हैं। वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है जो अलाउड है। पर अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट ऐसा कोई जजमेंट पास हो गया और आप कोर्ट में खड़े होकर गालियां दें, बदतमीजी से बात करें या पत्थर मारे या उसके बारे में टिप्पणियां करें, तो वो एक फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है। वो अपने आप में एक सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है। तो ऐसे केसेस में
इसलिए जो आपकी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एब्सोल्यूट ना होते हुए आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको ये कहाँ यूज करनी है और किस हद तक यूज करनी है। करेक्ट। तो क्या एक आम आदमी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को फेस कर सकता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि इस तरह से कोर्ट में खड़े होकर बोलना, तो एक तो हो गया कि आपके अगेंस्ट केस हुआ था और आपने उसके अगेंस्ट बोला, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल आदमी की बात करें जो उस कोर्ट में है, क्या उसके भी अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, सबके अगेंस्ट हो सकता है, यहाँ तक कि वकीलों के अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू हो सकता है। कोई भी कोर्ट से बढ़ के नहीं है, एवरीबडी इज नॉट बियॉन्ड द लॉ, लॉ सबसे ऊपर है। और अगर आप लॉ की उल्लंघना कर रहे हैं कोर्ट में खड़े होके, एक आम व्यक्ति हो चाहे फिर वो कोई भी हो, तो वो अपने आप में कंटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा। और ज़्यादातर प्रॉब्लम यह है कि जो एक आम आदमी है, नागरिक, जिसने कभी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं देखा, वो जब कोर्ट में जाता है और शायद उसे कोर्ट में वो तकलीफ़ें मिलती हैं जो उसे उम्मीद नहीं होती, तो उस स्टेट में वो फ्रस्ट्रेशन लेवल पे कई बार ऐसे काम होते हैं। हम देखते हैं कोर्ट में खड़े होकर लोग बोलने शुरू हो जाते हैं बीच में, जज साहब हमारी सुन ले, ये नहीं है वो नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी खुद की टिप्पणियां देना बिल्कुल करेक्ट। तो वहाँ उन केसेस में जज साहब को समझ आता है कि शायद वो इंटेंशनल नहीं है, वो एक उन लोग की फ्रस्ट्रेशन है। तो कई कुछ केसेस में जुडिशरी बहुत ही कोऑपरेट करती है ऐसे लिटिगेंट्स के साथ, और उनको काउंसलिंग तक दी जाती है कि इस तरीके के केसेस में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन इंटेंशन अगर आपकी क्लियर है कि आपने सिर्फ कोर्ट का कंटेम्प्ट ही करना था, तो उस केस में तो फिर आप सजा के हकदार हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे सज़ा की बात आपने की कि अगर ऐसा हो जाता है तो कंटेम्प्ट साबित होने पर किस तरह की सज़ा, या आप कह सकते हैं कि दंड का प्रावधान है? देखिए, जनरली दंड का प्रावधान आपका ये फाइन से देखते हैं कि ज़्यादातर आम केसेस में अगर आपने कोई सिविल कंटेम्प्ट किया तो आपको फाइन्स उस पर लग जाते हैं कि आप पे सो मच कॉस्ट लगा दी जाएगी XYZ की, आपको वो कॉस्ट देनी पड़ेगी फाइन के रूप में। या फिर अगर बहुत ज़्यादा सिवियर है कुछ है तो आपको जेल तक करी जा सकती है, उसमें आप 6 महीने की जेल भी आप जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है आपके शो के माध्यम से कि लोगों को एक रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है जुडिशरी की, और ये रिस्पेक्ट हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम विश्वास करते हैं जो न्यायपालिका पे। अगर आप न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि अगर इस तरीके से आप अपने केस को जल्दी जिता सकते हैं या इस केस से आपके निर्णय बदल सकते हैं, तो वो एक गलत है। ये गलत विचारधारा है कि अगर आप कंटेम्प्ट करेंगे तो आपके निर्णय बदल जाएगा। वो वही रहेगा जो आपके फैक्ट्स कहते हैं, जस्ट दैट उसके लिए उल्टा आप अपने लिए गड्ढा और खोद लेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में हम ये क्या समझे कि जैसे कि किसी अगर हम ऑनरेबल जज की आलोचना करते हैं या फिर किसी केस के अगेंस्ट हम सेटिस्फाइड नहीं है उस पर, तो क्या अगर हम उसके अगेंस्ट बोलते हैं तो वो भी कंटेम्प्ट ही कहलाता है? देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया, फेयर क्रिटिसिज्म इज नॉट अ क्राइम, वो क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप आलोचना कर रहे हैं पब्लिकली, आप किसी आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक कंटेम्प्ट है ना। आपके पास रेमेडीज हैं, कोर्ट आपको कहता है कि अगर आप किसी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसकी अपील में जाएं। आप उसके अपील में आओ, एक नहीं आपको 3-3 बार अपील में जाने के मौके मिल सकते हैं। अगर आप लोअर कोर्ट से लड़ रहे हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से नहीं जीत पाए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपके पास अगर रेमेडी है जो आपको लॉ प्रोवाइड करती है तो वो आप अवेल करें ना, बजाय लॉफुल तरीके से जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लॉफुल तरीके से ही आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अनलॉफुली तो आप एक प्रॉब्लम को और इनवाइट करेंगे। एग्जैक्टली। तो एक सवाल यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंत में क्या दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो कानून का सम्मान करते हुए अपने अधिकारों का जो है इस्तेमाल कर सकें? देखिए, मैं ये सिर्फ बोलना चाहूँगी कि कानून आपके साथ है जी, बट आप अगर कानून का साथ दें तो, क्योंकि हमारे इस देश में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हम ये फेस करते हैं कि लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं जी। और अगर क्राइम को रिपोर्ट करते हैं तो वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि हमें अगर कुछ समय लग रहा है तो वो समय कोर्ट की एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसीजर है। हम इतने करोड़ देशवासी लोग इस दुनिया में रहते हैं, इस देश में, तो हर किसी को अगर न्याय का दरवाज़ा खटखटाना है तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कुछ टाइम हमें उस चीज़ में देना पड़ेगा, क्योंकि न्यायिक डिसीजन एक तरफा नहीं होते हैं। जो न्यायिक डिसीजंस होते हैं वो दोनों तरफा सुने जाते हैं और उस पर प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। तो वो एक समय आपको काटना पड़ेगा और आपको पेशेंटली इस चीज़ों को डील करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कानून हमारे साथ नहीं देता। पल पल पे, कदम कदम पे, जब जब एक इंसान को कानून की ज़रूरत होगी, कानून ज़रूर उसके साथ खड़ा होगा।
बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज क्वेश्चनिंग एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही थी एडवोकेट जूही अरोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू।